Who is this Zoom user? चलो Zoom user को Zoom user रहने देते हैं. प्रीवियस टॉपिक में कोई डाउट है? लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. हमने डायग्राम डिस्कस किया था, apparatus डिस्कस किया था, कंडीशन डिस्कस किया था, कायरलिटी डिस्कस किया था, राइट? हु इज दिस Zoom यूजर? Zoom यूजर अपना रियल नेम के साथ एंटर करो. सारे Zoom यूजर हैं ऐसे तो. एंटर विद योर रियल नेम. Zoom यूजर. ओके, लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था हमने? कायरलिटी. कायरलिटी का क्या मतलब होता है? जिस कार्बन एटम के साथ में ऑल द 4 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स सेम होते हैं, दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज ए कायरल कार्बन एटम. ये करा दिया था मैंने आपको. ऑल द 4 डिफरेंट होते हैं, A, B, C, D. If all of 4 are different, then these are called as a chiral carbon atom. This carbon is called as a chiral carbon atom. And such compound is optically active because of the dissymmetry. आप इसको किसी भी एक्सिस से बाइसेक्ट नहीं कर सकते. बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते. तो अगर हम इसका एक मिरर इमेज क्रिएट करते हैं लाइक दिस AD, right? So you will not be able to superimpose by any ways. One of them is dextrorotatory, other is levorotatory. These two are having same physical properties, they have same chemical properties, but only one difference. That is, one is rotating the plane polarized light toward the right hand side and one is rotating toward the left hand side. And these are called as enantiomers. Optical isomers. Optical isomers. Also called as optical antipodes. Also called as optical antipodes. Am I clear? Yes, sir. But chirality is not a necessary condition. Necessary condition is dissymmetry. इसका मैंने एग्जांपल दिया था कल. नो दिया. लिखो फिर. Chirality is not a necessary condition. Is not a necessary condition for a compound to be optically active. कोई जरूरी नहीं है कि कायरलिटी होनी चाहिए for a compound to be optically active. मैं इसको प्रूव करूंगा कुछ एग्जाम्पल दे करके. नंबर 1 एग्जाम्पल is mesotartaric acid. Mesotartaric acid. This is the structure of mesotartaric acid. सर ऊपर वाली लाइन दिखा दो एक बार. थैंक यू सर.
अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कायरलिटी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि 2 कायरल कार्बन एटम है, बट इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन के अपर साइड पर, लोअर साइड पर सिमेट्री आ गई। इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। इफ अपर पार्ट is, let it be dextrorotatory, lower part will be levorotatory. They are cancelling the effect of each other. They are cancelling the effect of each other. Net it is optically inactive due to internal compensation. Due to internal compensation. Due to internal compensation. इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का आधा पार्ट डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और आधा पार्ट लीवोरोटेटरी है। ये कंपेंसेट कर रहे हैं आपस में। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज।
यस हेलो आई एम बैक। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं। ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है दूसरा लीवर रोटेटरी है। ये ठीक वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि अब अगर ये हमारे पास में क्लोरीन यहां पर है, ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, इनका प्रॉपर्टी है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर एक राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो दूसरा लेफ्ट हैंड में करता है। अब वहां पर दोनों ही कंपोनेंट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, बट है ही अपोजिट। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों सुपर इम्पोजेबल है। जब सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं रहते। ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है ड्यू टू द इंटरनल कंपेंसेशन। एम आई क्लियर अश्मीत? यस सर। राइट, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल टेकअप करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज डाइफिनाइल। ये दो बेंजीन रिंग्स हैं। ये रिंग का जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट मीन्स कुछ ऐसा है कि एक रिंग तो प्लेन ऑफ द स्क्रीन पर है और दूसरा रिंग परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ये वाला रिंग जो येलो वाला पार्ट शो किया है मैंने, दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड जो नॉर्मल ब्राउनिश है दैट इज अवे फ्रॉम द। तो दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। दीज टू रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रिंग और दूसरा रिंग ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट? इसको मैं अपना वीडियो ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे परपेंडिकुलर हैं। आई होप मेरे को आप देख पा रहे हो। मेरे को पिन कर लीजिए, बड़ा कर लो। ये अगर एक बेंजीन है, दूसरा दूसरा बेंजीन ऐसा नहीं है, दूसरा बेंजीन ऐसा है। एम आई क्लियर? दोनों बेंजीन सेम प्लेन पर नहीं है और एक बेंजीन ऐसा है तो दूसरा बेंजीन इसके परपेंडिकुलर है। अब अगर ये वाला मॉलिक्यूल का मैं मिरर इमेज क्रिएट करता हूं तो वो ऐसा होके आएगा। व्हाट इट नाउ? इन्वर्ट हो गया। इसका मिरर इमेज यस ऐसा सर। करेगा तो ऐसा इन्वर्ट हो गया। भरतनाट्यम इज गोइंग ऑन। भरतनाट्यम डांस समझ में आ रहा है? ये अगर इस तरह से है तो ये अपोजिट है। अब ये इसका मिरर इमेज इसके मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं नहीं हो करेगा। रहा। अगर सुपर इम्पोज नहीं करेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसमें एक भी कार्बन कहीं पर ढूंढ के दिखाओ मेरे को। इसमें कहीं पे भी कोई भी कार्बन कार्बन एटम नहीं है, एक भी कार्बन नहीं है, और फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब है कि कायरलिटी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। नोट डाउन, कायरलिटी इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए। एक में बताया कि हमारे पास दो दो कार्बन कार्बन एटम है फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। दूसरा मैंने बताया जहां पर हमारे पास में एक भी कार्बन नहीं है और फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर है? यस सर। नो। वेट प्लीज।
Next compound we have this is also tartaric acid, but this is not having any plane of symmetry, जिसमें दोनों तरफ OH सेम साइड पर थे, जिसमें दोनों तरफ सेम साइड पर OH थे, that was mesotartaric acid और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था. इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मिरर इमेज हम जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ये. So this is dextrorotatory and this is levorotatory. And these two are enantiomers of each other. These are optical isomers of each other. अब एक mesotartaric acid बनाते हैं. तो mesotartaric acid का ये वाला फॉर्म स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी एंड स्ट्रक्चर सी, ए और बी आपस में इनेंशियोमर हैं. ए और बी आपस में इनेंशियोमर है, लेकिन ए और सी आपस में इनेंशियोमर नहीं है. ये नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है. एंड दिस इज कॉल्ड द डायास्टीरियोमर्स. Diastereomers. This is called as a diastereomers. ये दोनों आपस में सिमिलरली B और C भी डायास्टीरियोमर है. ये नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, लेकिन ये आपस में मिरर इमेजेस भी नहीं है. लेकिन A और B मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं. दे आर द इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर. Am I clear? अब डायस्टीरियोमर्स का मतलब हम फिर ये लेंगे कि मतलब वो इम्पोजेबल नहीं है. सुपर इम्पोजेबल तो है ही नहीं, ये तो बात है ना. तो सुपर इम्पोज ना होना तो ए और बी में भी हो रहा है, लेकिन वो मिरर इमेजेस हैं. ये दोनों मिरर इमेजेस भी नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है. इन दैट केस वी कॉल डायस्टीरियोमर्स. अब हम बात करते हैं सिमेट्रीज के बारे में. किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री कैसे चेक करनी है, किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री कैसे चेक करनी, कोई सिमेट्रिकल है या नहीं है. तो आपको मैं यहाँ पर सिमेट्रीज के बारे में बताता हूँ. किसी भी मॉलिक्यूल में एक पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो. आप कैसे पता करेंगे कंपाउंड सिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है. सिमेट्री पता करने के लिए नंबर 1 चेक करना है उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा देखें. C F H H बैक F H H. यहां पर एक सेंटर में एक ऐसा पॉइंट है जहां से दोनों फ्लोरीन का डिस्टेंस इक्वल है. ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन उस सेंटर पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट एटम्स हैं. ये एटम और ये एटम का डिस्टेंस भी सेंटर पॉइंट से बराबर है. सो दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री.
जिस मॉलिक्यूल में कहीं पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमेट्री जहां पर भी दिखाई दे जाए, सिमेट्री जहां पर भी दिखाई दे जाए वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सर जो हम डिस्टेंस की बात करें वो हम सेंटर से कह रहे हैं? उस सेंटर से डिस्टेंस दोनों फ्लोरीन का सेम है, दोनों अपोजिट हाइड्रोजन का सेम है, दोनों अपोजिट हाइड्रोजन का सेम है। मीन्स अपोजिट एटम्स का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चले आगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मीजो टार्टरिक एसिड। एग्जांपल दिया मैंने आपको मीजो टार्टरिक एसिड। सेकेंड एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूं, ये एग्जांपल इट्स ए 1,3 डाइब्रोमोसाइक्लोपेंटेन और इस एक्सिस से मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। So it is this plane along which I can bisect the molecule. It has a plane of symmetry. This molecule has plane of symmetry. This molecule has plane of symmetry. Such type of compounds जिसमें सेम साइड पर ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं दे आर कॉल्ड एज ए मीजो कंपाउंड। जैसे मीजो टार्टेरिक एसिड दिया था तो ये मीजो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेम साइड पर अटैच्ड एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। इन दिस कंपाउंड, सर एक बार रिपीट कर दो डेफिनेशन मीजो की। इस कंपाउंड में ऋतिक आ रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूं। Both the methyl group are towards the observer or both are away from the observer. It means that both the groups are in the same direction and it can be bisected into two equal parts. Such type of compound are called as the meso compounds. Symmetry, which can be bisected into two equal parts, is called as the center of symmetry. Plane of symmetry, center of symmetry, दो चीज समझ में आई आपको, और एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। Now let us talk about axis of symmetry. एक मॉलिक्यूल चूज करते हैं अमोनिया, this is towards the observer, this is away from the observer.
ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और पिरामिडल शेप है। इसे कितने फेसेस हैं? कितने फेसेस हैं? अश्मित, अर्शप्रीत, कितने फेस का स्ट्रक्चर है ये? Sir, it will be 3. अच्छा, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? 4 फेस होता है ना? सर हम लोन पे का भी पेज लेंगे। दिस इज 1 फेस, Then sir 4. दिस इज द सेकंड फेस, 1 एट द बैक एंड 1 एट द बॉटम। लेकिन अगर हम बॉटम को फिक्स करके बाकी 3 को देखेंगे कुछ ऐसे। मेरी पिक्चर को आप बड़ा कर लीजिए, मैं पिन कर रहा हूँ इसको। इसको अगर आप बड़ा कर पाए तो। राइट। और ये इमेजिन करो कि मेरा हैंड है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है। इस मॉलिक्यूल का आप एक फेस ये वाला देख रहे हैं, देख रहे हो ये वाला ट्रायंगल फेस। 360 डिग्री के रोटेशन पर कितनी बार सिमिलर अपीयरेंस आएगी? अभी आप ये वाला फेस देख रहे हैं, एक ट्रायंगल फेस दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करना शुरू करूं तो आपको 120 पर आकर के फिर से वो ट्रायंगुलर फेस दिखाई देगा। फिर से 120 पर आकर के ये वाला फेस दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर आप 3 बार सेम फेस देख सकते हैं। 3 times similar appearance comes, then we call this is a axis of threefold symmetry. Axis of threefold symmetry. 3 फोल्डिंग करने पर 3 बार फोल्ड कर सकते हो और आपको सेम टाइप ऑफ अपीयरेंस मिलता है, then we call this is a axis of threefold symmetry. तो जिसमें ऐसी सिमेट्री दिखाई दे जाए वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमेट्री किसी भी तरह का आ जाए, सिमेट्री किसी भी तरह का आ जाए, दैट कैन बी थ्री फोल्ड सिमेट्री और एनी अदर। क्लियर? इफ आई टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, सिंपली अ साइक्लोप्रोपेन, इसके कितने फेसेस हैं? टू फेसेस हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है किसके ठीक पीछे है। इसका मतलब पूरा का पूरा आप इसमें अगर 180 डिग्री का एंगल रोटेट कर देंगे, पूरा का पूरा ऐसे 180 पर रोटेट कर देंगे तो इसका बैक वाला फेस सामने आ जाएगा। Am I clear? जशन? Yes, sir. So this is a two-fold symmetry. It's a two-fold symmetry. Two-fold symmetry. What is meant by the word two-fold? 180 डिग्री के रोटेशन में 2 बार सेम टाइप ऑफ अपीयरेंस आती है। दिस इज कॉल्ड एज ए two-fold symmetry. Axis of two-fold symmetry. तो आपको मैंने यहाँ पर 3 टाइप का सिमेट्री बताया है। नंबर 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री, नंबर 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नंबर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी मॉलिक्यूल में इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री एग्जिस्ट करती हुई दिखाई दे जाए, that compound will be optically inactive. और जिसमें तीनों सिमेट्रीज एग्जिस्ट ना करती हो वो ऑप्टिकली एक्टिव। Am I clear, everyone? Yes, sir. Right. Simple है, right? Very simple things.
तो सिमेट्रीज के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें, आइसोमेरिज्म समझ में आ गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। तो अभी तक मैंने नोमेनक्लेचर कराया है, नंबर 2 आइसोमेरिज्म कराया है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म ये वाला फंक्शनल ग्रुप शो करता है, मैंने बाकी आइसोमेरिज्म नहीं एक्सप्लेन किया जो एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अंदर, अदरवाइज होता है फंक्शनल, मेटामेरिज्म और बहुत कुछ होता है, राइट। वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये वाला फंक्शनल ग्रुप यही 3 को ही शो करता है। यहाँ तक कोई डाउट है, किसी ने कुछ पूछना है? नो डाउट। नहीं सर। कीर्ति? नो सर। नो डाउट। चलिए अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ methods of preparation of the haloalkanes and haloarenes. Methods of preparation of haloalkane and haloarene. Methods of preparation of haloalkane and haloarene. पहले मैं डिस्कस करने वाला haloalkanes. Clear? Before we go ahead, stop. Wait a minute, please. What do you call this slide? Single wavelength vibrating in all the planes perpendicular to direction of propagation. What do you call this light? मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट। सिंगल वेवलेंथ का है, और अगर ऑल वेवलेंथ्स हो, सभी वेवलेंथ्स हैं और सभी प्लेन्स में, देन व्हाट डू यू कॉल इट? ऑर्डिनरी। सिंगल वेवलेंथ एंड ऑल इन वन प्लेन, तो क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक। नाउ क्वेश्चन इज दिस, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं लैक्टिक एसिड का। Lactic acid is 2-hydroxypropanoic acid. 1, 2, 3. This is the propanoic acid and this is the OH here. बाकी हाइड्रोजन्स हैं. This is the lactic acid. ग्लूकोज स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, जो आपको आता ही है. बाकी ये स्ट्रक्चर आता ही है आपको, बना लो. Now tell me which is the optically active compound? If I talk about the 2-chlorobutane, 1, 2, 3, 4. This is a 2-chlorobutane. Glucose structure you know. Then what is the answer now? Ashpreet, what is the answer? All of these. All of this. Okay, now. The stereoisomers which are not mirror images of each other are called diastereomers. Yeah. I think it's very clear now about this optical isomerism.
Wait. बाकी लोग कहाँ हो भाई? Everybody has come. Let us revise the whole topic with some good question practice. This is a ordinary light oscillating perpendicular to the direction of propagation but in all the directions. यहां पर हमारे पास में निकोल प्रिज्म, जिसने क्या किया कि सिर्फ एक एक्सिस पर स्पिन करने वाले को आगे भेजा. देन दिस इज अ पोलैरिमीटर ट्यूब. पोलैरिमीटर ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इस लाइट को डिफ्लेक्ट कर दिया एक डिफरेंट एंगल पर. अगर डिफ्लेक्ट करता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. राइट. ओके. इसमें से आपको साउंड सुनाई देता है नहीं देता मुझे बताना है आपने. राइट. A beam of light is composed of electromagnetic. बताइए मेरे को. लाइट साउंड सुनाई दिया था? नहीं सर, नहीं दिया था. तो लेट मी शेयर विद. कुछ बज रहा था सर, बट मतलब बिल्कुल भी बताने में योग्य नहीं था कि क्या था. मैं ठीक है मैं शेयरिंग साउंड, देन इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड. नाउ आई एम showing this video. You will be able to hear the sound now. A beam of light is composed. अब सुनाई दिया था? Yes sir. Right. I'm starting now. Listen to it. A beam of light is composed of electromagnetic waves that vibrate in all possible directions perpendicular to its path. Certain materials, such as plastic Polaroid film, have the property of absorbing all the waves except one that vibrates in a particular plane. Light that consists of waves vibrating in only one plane is referred to as plane polarized. Chiral compounds interact with plane polarized light, rotating its vibration plane to the left or the right. Therefore, they are referred to as optically active compounds. Two enantiomers of the same compound will rotate the plane of polarization through the same angle, but in opposite directions.
Okay, now you understood? Yes, sir. Right. So just a pictorial representation. I think you can understand now each and every part. It's a polarizing filter. We call it Nicol prism, calcium carbonate. It's a analyzer prism that we can rotate at a particular angle. Okay, now ये सब कुछ मैं अब नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. You know all these things. I am talking about this thing now. Work upon this question now. What is this? Just- Yes. Do you know the answer? Ashmeet? Ashmeet? Sir, all of the above. All of the above. All of the above. Which contain equal amount. Basically, amount can be in terms of masses, in turn, right? Which are racemic mixture. Racemic mixture means equal number of moles of the dextrorotatory and the levorotatory. Okay, now. This is A for alpha and B for beta. Now, question is which of the following exists as an enantiomer? Is more than one? No, only one. Draw the structure and then decide. If we talk about the alpha chloropropanoic acid, it means 1, 2, 3. It's a alpha chloropropanoic acid. Is this enantiomer or beta chloro? 1, 2, 3. It's a propanoic acid and beta means last carbon atom we have a chloro. Isobutyric acid is this one now. 1, 2, 3. Isobutyric. आपका क्या आंसर आपका? देखिए इधर. I'll not draw it and explain. When I talk about the alpha chloropropanoic acid, that stands for this one. You can see that it has a chiral carbon atom. The one which is having chiral carbon atom is
ऑप्टिकली एक्टिव. बीटा chloropropanonic acid, 1 2 3 alpha and not the beta chloropropanonic acid. Then isobutyric acid, it's isobutyric acid. अब यहाँ पर दो सिमिलर होगा तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर दो सिमिलर हैं, ये नहीं हो सकता. प्रोपेनोइक एसिड ओनली, इट इज नॉट एट ऑल. इसमें कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है. ओनली द फर्स्ट केस देयर इज ए कायरल कार्बन एटम, so it is optically active compound. सर Yes, तो फिर अल्फा क्लोरो और बीटा क्लोरो का मतलब क्या होता है? ये कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम है. आईपीसी में हम 1 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ऐसा कुछ कहते हैं, और कॉमन नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट एटम पर लगा हुआ कोई भी ग्रुप होता है उसको हम अल्फा पोजीशन पर लगा हुआ कहते हैं. तो दिस इज अल्फा क्लोरो एंड दिस इज अल्फा एंड नॉट द बीटा एट द बीटा पोजीशन. अगर एक और आगे चला होता तो वो गामा होता, और एक और आगे होता तो डेल्टा होता. अल्फा बीटा गामा डेल्टा एबीसी आती है ना. हाँ, बस यस सर. ठीक है. अच्छा, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोबारा से लेकर के आ रहा हूँ. रीजन बीइंग, जब आप क्वेश्चन करते हो ये वाले, तो आप बिना स्ट्रक्चर के, बिना लिखे डिसाइड नहीं कर सकते, राइट. अभी मेरे को कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि जब हमारा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना है तो हमें रिएक्शन क्यों करवा रहे हो. अगर आपको रिएक्शन याद नहीं है, मैकेनिज्म याद नहीं है, तो आप उसका एक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, राइट. इसलिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बाय राइटिंग एवरीथिंग. और आप ये प्रैक्टिकली यहाँ देख पा रहे हो कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. इसलिए थ्योरी प्रैक्टिस वैसे ही करें जैसे आप बोर्ड का एग्जाम पहले दिया करते थे, लाइक सब्जेक्टिव पेपर. सब्जेक्टिवली तैयारी करिए, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा. ये बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ जो सिंपली बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, कि बोर्ड का पेपर जो अभी फर्स्ट टर्म पेपर होने वाला है प्योरली ऑब्जेक्टिव होना है. उसमें एक भी वर्ड आपने लिखना नहीं है सिवाय कि अपना नाम के, नाम एंड रोल नंबर के. बाकी सब OMR शीट के ऊपर आपने डार्कनिंग करना है, कुछ टिक करना है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो स्टूडेंट को क्या लिखना आना चाहिए, ये और ये, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए. कैसा नो. फिर हम क्यों लिख रहे हैं ये मेरे स्टूडेंट ने, मेरे किसी ने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि सर ये क्यों रिएक्शन करा रहे हो और क्यों याद करने को कह रहे हो. ठीक है. तो बिना लिखे पॉसिबल नहीं. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. चलिए आगे चलते हैं. स्लाइड शो जिंदाबाद. जस्ट अ मिनट. नाउ स्टार्ट. अतएव अतएव मलविंदर, सर कर रहा हूँ अभी. रिपीट. अभी कर रहा हूँ. कर रहे हो. ओके. अतएव आपका क्या आंसर है? थर्ड. थर्ड.
वो तो आपको सही नहीं लग रहा, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब लैक्टिक एसिड नहीं सर, थर्ड फोर्थ में नहीं, अगर आप सेकेंड को चेक करोगे तो जरा करके देखो जरा, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर्स हैं डेक्स्ट्रो और लेवियो, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। दैट इज कॉल्ड एज ए रेसिमिक मिक्सचर। डेक्स्ट्रो और लीवो का अमाउंट अगर बराबर हो जाता है, देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपेंसेशन, राइट डाउन, ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपेंसेशन। उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा हाफ जो है वो लीवो रोटेटरी है, नेट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। पीछे आंसर गलत दिया हुआ है पर फॉल्स बोला है। चलो the simplest alkane which can exhibit enantiomerism. कितने कम से कम कार्बन एटम होने चाहिए जिससे कि वो enantiomerism शो कर पाए? 4। ये 7 क्यों कह रहे हैं? बना के देखें, बना के देखते हैं। enantiomerism होने के लिए सिंपलेस्ट एल्केन बोला है, मतलब उसके अंदर कोई अल्कोहल OH ऐसा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक हम लगा लेते हैं CH3, एक हम सिंपली H लगा सकते हैं। इसको डिफरेंट करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया और इसको डिफरेंट करने के लिए मैंने प्रोपाइल लगा लिया। अब कितने कार्बन एटम चाहिए हमें यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप 4 कैसे कह रहे थे बच्चे? वंशिका, कुछ कोई तो लॉजिक रहा होगा, लॉजिक बताओ मेरे को, क्या लॉजिक था आपका 4 करने का? चलो चलिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आगे पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैंक है, लगे रहिए। इस बार पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली सॉल्व करिए। जैसे ये क्वेश्चन था तो मैंने सब्जेक्टिवली सॉल्व किया है, मतलब अगर मैं इसको कुछ ना लिखूं और मैं 5 4 मेंटली कुछ देखूंगा कि मेंटल इमेजिनेशन में चला जाऊं, तो आप इमेजिनेशन में पास हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल सेम टाइम पे मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके बच्चे।